हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2 और इस पार्ट में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन मिला, उससे क्या हमारा कंक्लूजन हुआ, फिर इनका न्यूक्लियर मॉडल क्या था और इनके ड्रॉबैक्स क्या थे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे थॉमसन मॉडल और डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, उनके मास, उनके चार्ज के बारे में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। क्लियर है? तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, फिर आप लोग आइएगा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पे। क्लियर है? तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट को बोला गया था अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स। क्लियर है? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? कुछ भी बोल सकते हैं। यानी उन्होंने क्या किया था कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल से पास कराया था और कुछ ऑब्जर्वेशन उन्हें दिखाई दिए थे। क्लियर है? अब जो गोल्ड फॉइल लिया था वो बहुत ही क्या था, बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल लिए थे। उसका थिकनेस जो था वो लगभग 1000 एटम के बराबर और उसका थिकनेस 2.1 × 10⁻⁷ मीटर था। क्लियर है? मतलब एटम की तरह वो एक बिहेव कर रहा था, जस्ट लाइक एटम की तरह बिहेव कर रहा था। क्लियर है? फिर जो अल्फा पार्टिकल्स मिल रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स क्या है, डबली चार्ज हीलियम आयंस, डबली चार्ज हीलियम आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। और वो अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से लिए थे उन्होंने, तो बिस्मथ एटम से। किससे? बिस्मथ 83-214 एटम से। क्लियर है? कोई दिक्कत? उन्होंने क्या किया, अब जैसे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स है, क्लियर है, अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने पास कराया किससे, एक गोल्ड फॉइल से। किससे? गोल्ड फॉइल से। और यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया उन्होंने, क्या लगा दिया, स्क्रीन। ये जो स्क्रीन था वो किससे बना था, जिंक सल्फाइड से। किससे बना हुआ था, जिंक सल्फाइड। तो उन्होंने क्या देखा, जब अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया, ये क्या है हमारा गोल्ड फॉइल, ये क्या है गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल से पास कराया। गोल्ड फॉइल का थिकनेस क्या है, बहुत ही पतला है, लगभग 1000 एटम के बराबर और उसकी थिकनेस 2.1 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है? थिकनेस भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो उन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे थे, बिना मुड़े ही पास कर जा रहे थे। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से क्या हुआ, पास कर गया बिना डेविएट हुए। क्लियर है? फिर देखा उन्होंने कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कुछ एंगल से क्या कर जा रहे हैं, डेविएट कर जा रहे हैं, यानी मुड़ जा रहे हैं। मैक्सिमम अनडेविएटेड गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स सम एंगल से क्या किए, डेविएट कर गए। और 12000 में से 12000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो वापस मुड़ करके वापस अपने रास्ते पे आ गए, यानी 180 डिग्री रिबाउंड हो गए। क्लियर है? एक्सपेरिमेंट क्या था, अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने कहाँ से पास कराया था, गोल्ड फॉइल से। क्लियर है? ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, बिना मुड़े चले गए, स्ट्रेट चले गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, कुछ थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किए या डेविएट किए। और सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंड, 12000 में से एक पार्टिकल्स ऐसा था जो रिबाउंड किया। तो ये इनका क्या था, ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला, गोल्ड फॉइल को उन्होंने किसकी तरह ट्रीट किया, एक एटम की तरह। और एटम में ऐसा चीज़ें हो रहा था जब अल्फा पार्टिकल्स को पास किया तो इससे बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आए, जिसको हम लोग कंक्लूजन में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? आया समझ में? स्क्रीन किसका था, जिंक सल्फाइड। अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से निकल रहे थे, तो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे बिस्मथ से। क्लियर है? अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है, तो डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। क्लियर है? गोल्ड फॉइल क्यों लिया, गोल्ड फॉइल को हम लोग, गोल्ड फॉइल कैसा होता है, मेलेबल होता है, उसको थिन शीट को फॉर्म में बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल होता है गोल्ड, जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेलेबल होता है। मेलेबल यानी उसको मार मार के हम लोग शीट बना सकते हैं, बहुत पतला बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने गोल्ड को चूज़ किया और उसको कितना पतला बनाया, लगभग 1000 एटम के बराबर, थिकनेस के बराबर, और उसका थिकनेस 2.1 × 10⁻⁷ मीटर लिया। क्लियर है? और जब पास कराया तो ये ऑब्जर्वेशन उनको देखने को मिले। अब इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन आया कि मॉडल ऑफ एटम कैसा हो रहा होगा या एटम कैसा होगा, इसके बारे में उन्होंने कुछ बातें कंक्लूड किया। अब हम लोग देखेंगे कि वो कंक्लूजन क्या था। क्लियर है? कोई दिक्कत है समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग
और इसको मैं रब करूँगा, फिर हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस मिले तो उससे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, तो उन्होंने सबसे पहले जो कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, कि मैक्सिमम जो स्पेस है एटम के अंदर वो क्या है, एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बिना मुड़े ही स्ट्रेट क्या किए थे, चले गए थे, बिना मुड़े स्ट्रेट चले गए थे। इस वजह से उन्होंने कंक्लूड किया कि जो मैक्सिमम स्पेस है एटम का वो क्या है, खाली है। तभी तो उनको कोई टकराने वाला नहीं मिला, तो वो जैसे गए सीधा वापस निकल के चले गए, यानी मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली है। क्लियर है? फिर वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। मतलब कुछ एटम्स थे ना जो डिफ्लेक्ट किए थे, डिवेट किए थे अपने पाथ से, तो उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो एटम के होते हैं उनके द्वारा कुछ स्पेस एटम के अंदर लिए जाते हैं, लेकिन वो स्पेस कितने होंगे, बहुत कम, क्योंकि बहुत कम ही एटम्स डिफ्लेक्ट किए थे ना, तो बहुत कम स्पेस है जो किसके द्वारा लिए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। क्लियर है? तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, तो तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि 12,000 में से एक एटम रिबाउंड कर गया था। तो वहां से उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, 12,000 में से एक, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और जो मास है उस एटम का वो क्या है, वेर कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। उन्होंने क्या बोला कि जो 12,000 में से एक एटम वापस लौट के आया, यानी कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और उस एटम का जो मास है वो पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड कहाँ पे है, एक ही जगह पे क्या है, कंसंट्रेटेड है। वो अभी कहाँ पे, बहुत ही कम स्पेस में, कहाँ पे, बहुत ही कम स्पेस में। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, और वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था जो हमारे स्क्रीन पे दिखाई दिया था कि 12,000 में से एक रिबाउंड कर रहे हैं। ये क्या बता रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, और जो मास है किसका, गोल्ड एटम का, वो कंसंट्रेटेड है, जमा हुआ है कहाँ पे, इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विथ इन द एटम, एटम के अंदर ही। क्लियर है? तो ये हमारे क्या थे, कंक्लूजन। ये कंक्लूजन कैसे मिले, तो ये कंक्लूजन मिले जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे उससे, जो उनको ऑब्जर्व हुआ था उसके थ्रू। क्लियर है? अब इस कंक्लूजन के बाद उन्होंने एक नया मॉडल दिया जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के बारे में। ये क्लियर है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम एक्सपेरिमेंट क्लियर है। अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल से पास कराया, मैक्सिमम बिना मुड़े स्ट्रेट चले गए, कुछ मुड़े और 12,000 में से एक वापस आया, यानी मैक्सिमम स्पेस खाली है। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया गया है, और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज और मास जो है वो कंसंट्रेटेड है, वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में, क्योंकि 12,000 में से एक वापस आ गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ होगा, पूरा का पूरा मास जमा हो गया होगा। क्लियर है? आया समझ में? कोई दिक्कत? बहुत ही आसान था। होप आप लोग को याद भी हो गया होगा ये चीज़ें। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था, उससे जो कंक्लूजन निकले या उससे जो ऑब्जर्वेशन आया, उसके थ्रू उन्होंने एक और मॉडल बनाया जिसको बोला गया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अब ये न्यूक्लियर मॉडल क्या बोलता है, तो इन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ एन एटम जो होता था, जहाँ पे पूरा पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज क्या होते थे, कंसंट्रेटेड होते थे, उसको उन्होंने एक नाम दे दिया, और उसका क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। उसको उन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। क्या बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जो एटम का, उसको उन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस, जहाँ पे मास और पॉजिटिवली चार्ज क्या है, कंसंट्रेटेड है। क्लियर है? उसको उन्होंने बोल दिया न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। क्लियर है? और मास ऑफ एन एटम जो होता है वो कहाँ पे जमा होता है, कहाँ पे रहता है, तो न्यूक्लियस में रहता है। क्या बोल दिया, जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम का वो न्यूक्लियस है, और यहीं पे जो मास है एटम का पूरा क्या है, रिसाइड है, यानी जमा हुआ है, यानी बैठा हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत? पहला बात क्या बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज या मास है किसी भी एटम का जो कंसंट्रेटेड होता था, उसको उन्होंने बोल दिया न्यूक्लियस। क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर सेकंड क्या बोला उन्होंने, सेकंड मॉडल, इस मॉडल में सेकंड बात उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ये एटम्स है, तो एटम्स का ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं, यानी इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं।
सेकेंड बात उन्होंने क्या बोला कि जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इन ए डेफिनिट ऑर्बिट। क्लियर है, कोई दिक्कत? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। क्लियर है। फिर तीसरी बात उन्होंने क्या बोला कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस का साइज है एटम के रिस्पेक्ट में वो क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है। क्लियर है, तीनों बात समझ में आया। पहला कि जो एटम का मास और पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है उसको उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ घूमेगा। और तीसरा उन्होंने क्या बोल दिया कि जो साइज ऑफ एटम है उसके रेस्पेक्ट में साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही छोटा है। क्लियर है, यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, साइज ऑफ एटम। क्लियर है, न्यूक्लियर मॉडल बहुत आसान। उन्होंने एक नाम दे दिया क्या, न्यूक्लियस। किसको, जो मास और पॉजिटिवली चार्ज सेंटर थे उसको उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया। और बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके चारों तरफ डेफिनिट ऑर्बिट में क्या करते हैं, घूमते हैं। और तीसरा बात क्या था कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है एटम के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है। क्लियर है। फिर अब इनके ड्रॉबैक्स क्या थे, इनके भी ड्रॉबैक्स थे। तो ड्रॉबैक्स क्या था कि जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं डेफिनिट ऑर्बिट में। रिवॉल्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है या रिवोल्यूशन करता है, रिवॉल्व करता है किसी भी चीज़ के अबाउट, तो उसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा होता है। वो हमेशा एक्सेलरेट अपने आप को कर रहा होता है। क्लियर है, हर मोमेंट पे वो क्या कर रहा होता है, एक्सेलरेट कर रहा होता है टेंजेंशियल फोर्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है, टेंजेंट के लॉन्ग एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है, तो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी लगेगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन लगेगा तो वहाँ फोर्स भी होगा, यानी कि यहाँ पे एक फोर्स इसको जो सर्कुलर मोशन करा रहा है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो उन्होंने यही बोला कि ऑर्बिटल रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल रेवोल्यूशन है वो अंडर वो कर रहा है एक्सेलरेशन। क्यों कर रहा है, क्लियर है, क्योंकि जब वो रेवोल्यूशन कर रहा है तो वो एक सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो वहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, Ft टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स लग रहा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट। अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो वहाँ पे एनर्जी क्या हो रहे होंगे, रेडिएट हो रहे होंगे, यानी एनर्जी क्या हो रहा होगा, लूज। अगर वो एक्सेलरेट करना है, उसको फोर्स चाहिए तो एनर्जी चाहिए ना, तो उसको अपना जो एनर्जी है वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। अगर आप किसी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो आपका एनर्जी लॉस होता है, नहीं होता है। तो अगर उसके वो भी अगर फोर्स लगा रहा है तो उसका भी एनर्जी क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। तो उन्होंने ये भी बोला कि अंडरगोस एक्सेलरेशन ड्यू टू विच चार्ज पार्टिकल विल रेडिएट एनर्जी एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी। रेडिएट करेगा तो अपना एनर्जी क्या करेगा, लूज। तो अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, जैसे न्यूक्लियस हो गया, ये रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व कर रहा है, धीरे धीरे एनर्जी कम हुआ, तो एक समय आने के बाद वो वापस से कहाँ आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। अरे एनर्जी कम होगा तो सर्कुलर मोशन धीरे धीरे कम होते होते कहाँ पे आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। तो बोला कि फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में आके गिर जाता है तो एटम क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल, यानी एटम्स जो होगा वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इनका क्या था, ड्रॉबैक। इन्होंने ये नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन के साथ क्यों कर रहे हैं, या एक्सेलरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए कौन है, नील बोर, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्लियर, इनका ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे, तो चारों तरफ अगर घूमेंगे और ऑर्बिटल मोशन करेंगे तो उनके पास एक एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो एनर्जी को रेडिएट करेंगे, तो धीरे धीरे उनका एक्सेलरेशन कम होते 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 वापस आके क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, यानी ऑर्बिटल मोशन उनका कंप्लीट होगा ही नहीं, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और खत्म होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाएगा, एटम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में, कोई दिक्कत। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल और इनके ड्रॉबैक्स क्या थे। ड्रॉबैक तो बहुत आसान था कि अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा तो एनर्जी खत्म होंगे, खत्म होंगे तो वो धीरे धीरे ऑर्बिटल मोशन खत्म हो जाएगा और वापस आके वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसकी वजह से एटम अनस्टेबल हो जाएगा।
क्लियर है? आया समझ में कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके ऑब्जर्वेशन क्या थे, उसके कंक्लूजन क्या थे, उनका न्यूक्लियर मॉडल क्या था और उनका ड्रॉबैक क्या था। पूरा का पूरा चीज़ क्लियर है? कोई दिक्कत? आया समझ में? तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।